नमस्कार साथियों। आज हम लाए हैं आपके सामने इतिहास क्लास 12 की। उसके आज हम करने वाले हैं निम्नात्मक और सवाल। तो निम्नात्मक सवाल अपना होगा, एक तो आएगा पहले पार्ट में से जो इंडियन के तथास्थियाँ हड़प्पा सभ्यता वाले, एक उसमें से निम्नात्मक आएगा। दूसरा आएगा आपका भक्ति सूफी परंपराएं, जो छठा अध्याय है भाग 2 का, उसमें से आएगा। निम्नात्मक सवाल 2 है और तीसरा मानचित्र कार्यक्रम। तो आज हम इन 2 पार्टों के निम्नात्मक सवाल करने वाले हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता वाला पार्ट है, इसमें से आज हम देखते हैं निम्नात्मक सवाल। तो चलिए, पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता कृषि प्रौद्योगिकी की रचना कीजिए। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने योग्य है। हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने से कृषि संकेत मिले हैं, यहाँ पर हमें नहर भी देखने को मिली हैं, जलाशय भी मिले हैं, जुते हुए खेत भी मिले हैं, अनाज के दाने भी मिले हैं। तो उसके बारे में हमें विवरण करना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है, खेत जोतने के लिए बैल बैलों का प्रयोग। हमें मोरों पर बैल बैल के भी संकेत मिले हैं। तो इनसे इन चीज़ों से हमें पता चलता है वहाँ पर खेती हुआ करती थी। देखिए पीढ़ी मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मिट्टी की मूर्तियों से वसब के विषय की जानकारी मिलती है। वसब बैल चोलिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में, वो बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हुए हल्के पत्ते मिले। हालांकि जोते हुए खेत के साथ से एक खेत के साथ दो अलग अलग फसल उगाने, वो हाथ रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटते। प्रमाण कालीबंगा राजस्थान से मिला है। और बाकी देखिए, आप कृषि उपकरण के बारे में लिखना पड़ेगा, सिंचाई के बारे में लिखना पड़ेगा। सिंचाई में नहरों के अवशेष मिले, जलाशय के अवशेष हमें धोलाविया से मिले, नहर हमें अफगानिस्तान से मिली थी। ये 3 आपको लिखने होंगे, तो यहाँ काफी तक हमारा हो जाएगा। दूसरा सवाल है, सिंधु सभ्यता में शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी का वर्णन कीजिए। ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको इसकी भूमिका लिखनी है, भूमिका नहीं भी लिखेंगे तो भी आप शुरुआत बिना भूमिका कर सकते हैं, और नीचे आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ भूमिका लिखा हुआ है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी। भूमिका, सिंधु सभ्यता में शिल्प उत्पादन का कार्य एक महत्वपूर्ण पहलू था। आज सब जानते हैं, चंद्रद्रोह जो यहाँ का प्रसिद्ध था। शिल्प कार्य मन के बनाना, शंखों की कटाई, धातु कर्म, मोहर बनाना एवं बाढ़ बनाना शामिल था। चंद्रद्रोह जो एक लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। मनकों के निर्माण में विविधता, यहाँ पर मन के बनाए जाते थे, लेकिन मनकों के अलग अलग प्रकार के थे। जैसे देखिए, कार्नेलियन जैस्पर के, स्फटिक के, सेलखड़ी के, क्वार्ट्ज के, सोना तांबा के, कांसा के, पक्की मिट्टी, शंख का प्रयोग होता था। लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक होता था वो सिलखड़ी के थे। लेकिन मन के ये अलग अलग प्रकार के भी थे, कोई चक्राकार था, तो कोई गोलाकार था, तो कोई बेलाकार था, कोई खंडित था, उस प्रकार से। कोई ऊपर टोप वाले थे, तो अलग अलग प्रकार के थे। तो उसके बारे में लिखना होगा। ये 3-4 पॉइंट लिखने। मन के निर्माण की विविधता मैंने आपको बताया, और उसमें विशिष्ट केंद्र लोकल धुलावीरा। चंद्रद्रोह में मन का निर्माण का विशिष्ट मिले हैं। नागेश्वर और बालाकोट, ये विशेष है। नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ पर में शंख निर्माण होता था। चंद्रद्रोह में तो मन के निर्माण होते थे, और नागेश्वर और बालाकोट में शंख निर्माण होता था। विशेष भी लिख देना, निष्कर्ष इसके बाद में क्या दिक्कत है वो लिख देना। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी व्यवस्था विशिष्टताओं में से एक नियोजित जल विकास प्रणाली थी। विवेचना कीजिए, इस साइड में आते हैं। यहाँ पर सेम उसी प्रकार से शुरुआत की है शेखावत मिशन 100 ने। तो अपन भी उसी प्रकार से करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन हम भी सीधा भी कर सकते हैं, भूमिका की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं। इसमें नंबर काटेंगे नहीं, अच्छा लगेगा। यहाँ जल प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में उन्नति थी, उसके बारे में लिखने होगा। यहाँ पर अलग प्रकार से पहला लिख देंगे, गलियों के साथ नालियों के साथ गलियों का निर्माण, फिर मुख्य नालों का निर्माण, नालियों के किनारे गड्ढों का बनाना, नालियों की सफाई, ग्रिड पद्धति। ये विशिष्ट है, ग्रिड पद्धति देख लेना। छोटी बस्तियों में जल निकासी प्रणाली, घरों की नालियों का एक मलकुंड में खाली होना। निष्कर्ष इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी लिख देना, निष्कर्ष ही। अच्छा, चलो आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, उसके बारे में लिखना है। कैसे था, यहाँ से देख लेते हैं, फिर ऊपर ये आपको पूरे 4 नंबर का रहने वाला है, तो अच्छी तरह से करके जाए। टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। गृह स्थापत्य का वर्णन करना होगा। इसमें भवन निर्माण, आंगन आंगन क्यों था, एकांता के लिए स्नानघर का क्या महत्व था, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। चलो 7 सब देखते हैं। मोहनजोदड़ो में दुर्ग में स्थापित संरचना का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 2 ही था, मालगोदाम एक, विशाल स्नानघर और एक स्नानघर का क्या महत्व था, ये 3 आठ नंबर आते हैं। सिंधु सभ्यता में सामाजिक भिन्नताओं के अवलोकन में साधन प्रक्रिया विलासिता वस्तुओं के महत्वपूर्ण साधन थे। ये मुझे कुछ खास लगता नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ देना आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता है। जब तक एग्जाम देने वाले प्रश्न देने वाले हमको सिर्फ एग्जाम देना है। ये देख लिए, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि हुई है, विवेचना कीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी पढ़ के जाना। माता देवी की उपासना की जाती थी, अग्नि वेदिकाएं, विशाल स्नानघर था, शिव की उपासना की जाती थी, लिंग पूजा, पशु पूजा। ये शिव की उपासना खास रहेगा, और विशाल स्नानघर लो ये खास रहेंगे। इसके बारे में आप अच्छी तरह से लिखें। हड़प्पा वासियों के सुदूर क्षेत्रों के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक तो ओमान से संबंध था, जहाँ ओमान से तांबा लिया जाता था। ओमान का तांबा और यहाँ का तांबा सेम दिखता है। एक मेसोपोटामिया में एक लेख से जानकारी प्राप्त होती है, जहाँ पर मेलुआ का वर्णन किया जाता है। मेलुआ वहाँ पर नाविकों का देश बताया गया है। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा गया। एक बहरीन से संपर्क था, जो फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान से संपर्क था। ये हड़प्पा सभ्यता के अफगानिस्तान भाग था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ये इन्होंने बताया है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला मार्ग, इसके बारे में लिख देना। नागेश्वर से बालाकोट से संघ, चतुर्वेशी लाजुमणि, ये इसके अंदर थे, लेकिन लिख देना गणेश और जो प्रश्न करते हैं, हाँ ये लिख देना, ये अलग थे इससे। तो अच्छा, यहाँ पर काफी टाइम ले लिया हमने। चलो इस भक्ति सुन पाठ वाले निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ भक्ति आंदोलन में तमिलनाडु अलवार और नैना संतों के योगदान का। हाँ ये अच्छा सवाल है। ये अलवार नैना, अलवार थे शिवभक्त, नैना थे शिवभक्त, अलवार थे विष्णु भक्त। ये 6ठी शताब्दी में हुआ था। अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते थे, भजन करते थे, इसके बारे में लिख देना था। ये ब्राह्मणीय जो पद्धति थी उसका विरोध करते थे।
ये अस्पष्टता का नहीं रखते थे। 4 वेदों का खंडन इनके बारे में इन्होंने लिखा है। तो काफ़ी कुछ लिखा है, आधा इनका लिखना है, आधा इनमें से जो इनके लेख हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा उधर से लिखना है। वीर से तो लिंगायतों के बारे में के धार्मिक सिद्धांतों की योजना की। वीर से 22वीं शताब्दी में ये कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन था। ये बासवण्णा ब्राह्मण था, इसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। ये वीर से शिव की भक्ति करते थे और ये लिंग धारण करते थे। इनका मानना था कि लिंगायत शिव के आराधना लिंग के रूप में करते हैं और ये पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के पिटारे के रूप में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। वाम स्कंद पर ये कर्म कांड और श्राद्ध आदि में ये विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि मृत्यु के उपरांत भक्ष्य में लीन हो जाता है। ये श्राद्ध संस्कार भी नहीं करते थे, ये जाति का दान नहीं करते थे। इसलिए जो जिन्हें स्पष्ट माना था ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था में, वे इनके साथ शामिल हो गए। सूफी मत के विकास पर टिप्पणी लिखी, तीसरा सवाल लिखिए। इस्लाम में वे आध्यात्मिक लोग जिनका रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, उन्होंने सूफी कहा जाने लगा। ये अब ये पहले आपको ये पता होना चाहिए सूफी क्या है, कौन थे सूफी। इस्लाम में वे आध्यात्मिक लोग जिनका रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, उन्हें सूफी कहा जाना। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचरण द्वारा की कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्याओं की आलोचना की। उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। ये थे सूफी। अब ये सूफी खानकरा और सिलसिला इनके बारे में लिखना है। दरगाह के बारे में लिखना होगा, वो खानका के बाहर क्या चलता था उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब अगला सवाल देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 34वीं शताब्दी का था, ये दिल्ली के अंदर थी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये आगे चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का विवेचन कीजिए। ये आप देख सकते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसकी दरगाह आपको अलग अलग लिखना विवेचन होगी। ये इसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। ये अजमेर वाले यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक भी आया था, जो पहला सुल्तान था। उसने 3-4 बार यात्रा की थी, कई बार यात्रा की थी। छठा, कबीर पर एक टिप्पणी की। ये आ सकता है, कबीर एक निर्गुण भक्ति परंपरा में एक संत कवि थे और ये लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में थे कहीं, लगभग 14वीं शताब्दी। जिनका जन्म 1398 ऐसा कुछ माना जाता है। इनसे आप देख सकते हैं, कबीर की साहित्य के बारे में लिखना होगा, कबीर के बीच के बारे में लिखना होगा, कबीर ग्रंथावली, दादूपति से क्या लिया उन्होंने उसके बारे में लिखना होगा, कबीर की वाणी, कबीर की शिक्षाएं। आप देख सकते हैं कबीर की वाणी इधर पेज नंबर 35 पर, कबीर की शिक्षाएं, कबीर की वाणी, इनके बारे में आपको लिखना होगा। चलो आगे चलते हैं। बाबा गुरु नानक का जीवन शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। गुरु नानक का जीवन और शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा ये उनके मिस्टर हो गए, सिख ऑफ मिशन 100 से लिए गए। चलो देख लेते हैं ये भी। और इसके बाद आगे 8वां, इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन देखते हैं उनको स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये सवाल इस बार आएगा क्योंकि जो स्पष्टवादी है वो कुछ इस तरफ के हैं, मुड़द करने वाले वो कुछ इस टाइप के, तो ये आने लायक हो सकता है। देख लेते हैं। ओके, तो चलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना।